हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड अचीव। आप लोग का पेपर कैसा गया? मुझे पता है थोड़ा डिफ़िकल्ट पेपर आया था क्योंकि उसमें दिमाग लगा रहा था। फैक्ट बेस बहुत ही कम आए थे, तो हम लोग चलिए एनालाइज़ कर रहे हैं। पर ये मैं पहले ही बता दूँ, आयोग क्या चूज़ करता है ये इस पर डिपेंड करता है। ये बी पार्ट है, सेट बी है। एक शिकारी नैमित्तिक सार्थकता की अनुपस्थिति में भी निरंतर शिकार करता रहता है। तो यह कथन एक उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है? तो आप लोग जिन्होंने आंसर ए टिक किया है वो राइट है। प्राचीन अंतर्नोद, प्रिमिटिव ड्राइव। सेकंड, यदि प्रयोगकर्ता एवं प्रयोज्य दोनों ही प्रायोगिक एवं नियंत्रित समूह के बारे में अवगत नहीं हैं तो इसे क्या कहा जाएगा? ये मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ, ठीक है। आयोग कुछ और भी मान सकता है, वो उन पे डिपेंड करता है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग आंसर डी होगा, डबल बाइंड स्टडी। 3, संप्राप्ति अभिप्रेरक, अचीवमेंट मोटिवेशन इज, क्या है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पार्शियली कॉग्निटिव एंड पार्शियली मैकेनिज्म। 4, निम्नलिखित में से मनोविज्ञान की कौन सी विशेषता विकारों के निदान एवं चिकित्सा से निपटती है? ये सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन था इस पेपर का। किससे होती है? ऑफ कोर्स क्लिनिकल से होती है, नैदानिक। 5, प्रत्येक चयन कार्यक्रम की जांच पड़ताल डैश के निर्धारण के लिए किया जाना चाहिए। तो मैं अपने अकॉर्डिंग मैंने पहले ही आपको बता दिया है, तो इसीलिए कोई परेशान नहीं होगा। मे बी उनका भी सही हो सकता है, बट मेरे अकॉर्डिंग आंसर डी होगा, कार्यक्रम की पूर्व कथन शुद्धता। 6, कौन सी परिस्थिति समूह तनाव के स्थायित्व में योगदान देती है? इसमें जो है कॉमन गोल भी हो सकता है और फंक्शन कोऑपरेशन, ये दोनों हो सकते हैं। आत्मगत संवेगात्मक अनुभव वास्तव में शारीरिक परिवर्तनों का परिणाम है। संवेग का या कौन सा है? तो ये सबसे सिंपल था, जेम्स लैंग सिद्धांत। 8, अवधान के निस्यंदन क्षुणन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था? ब्रॉडबैंड ने किया था। जैविक सामाजिक परिभाषा व्यक्तित्व को डैश के समान मानती है। किसके समान मानती है? तो राइट आंसर ए, व्यक्ति के द्वारा समायोजन के लिए किए गए प्रयास। लघुकालिक स्मृति की सूचना दीर्घकालिक स्मृति में प्रविष्ट होती है। इसमें ये स्टार इसलिए लगा हुआ है क्योंकि इसके क्वेश्चन आंसर कंफ्यूजिंग है। 11, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रयोगात्मक अध्ययनों पर आधारित नहीं है? तो ऊपर के तीनों जो हैं वो प्रयोग आधारित हैं, डी आंसर सही होगा, न्यूरोबायोलॉजिकल। किसके कार्य के आधार पर बुद्धि का कारक सिद्धांत उपागम विकसित हुआ? तो ये सबसे सिंपल था, स्पीयरमैन। आपको पता है उन्होंने 2 दिया था। निम्नलिखित में से कौन प्रासंगिक स्मृति और अर्थगत स्मृति के अंतर को दर्शाता है? माय अकॉर्डिंग राइट आंसर इज बी, सोर्स मॉनिटरिंग, मतलब स्रोत अन्वेषण। आकृति पृष्ठभूमि को पृथक करने के बाद भी उसी आकृति पृष्ठभूमि की प्रत्यक्षीकरण के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आकृति स्थैर्य। 15, संवेग की कैनन बोर्ड सिद्धांत के अनुसार, इनके अनुसार जो है वो क्या है? इनमें से ऑप्शन थे, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना था। इसका राइट आंसर सी, शारीरिक परिवर्तन एवं संवेगात्मक अनुभव। अवधान टॉर्च के प्रकाश के सदृश होता है, तो दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे घूमता है। तो इस कथन में किस गोचर को दिखलाया गया है? तो अगर दाएं बाएं घूम रहा है तो फ्लक्चुएट हो रहा है, तो फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन, अवधान का उच्चावचन। 17, प्रत्येक स्कूल के चरण में परामर्श एवं निर्देशन की मार्गदर्शिका डैश में दी जाती है। तो राइट आंसर इज एनसीएफ, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा, एनसीएफ 2005। 18, अंतर्दृष्टि अधिगम की व्याख्या डैश के आधार पर की जाती है।
तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ए होना चाहिए, स्टिमुलस रिस्पॉन्स सीक्वेंस, मतलब उद्दीपक अनुक्रिया अनुक्रम। 19 विनय साइमन मापनी का तृतीय संशोधन किस वर्ष में प्रकाशित किया गया? तो ये किस वर्ष में प्रकाशित किया गया था? 1960 में, 1960। विशेष शब्दों में कार्य विश्लेषण डैश का वर्णन करता है। किसका वर्णन करता है? कार्यों की प्रकृति और उसके अवयव का करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर लग रहा है, और जैसा होगा आयोग आयोग क्या मानता है वो उन पे डिपेंड करता है। और मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द लेकर आ रही हूँ। ठीक है, तो आप मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।